हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एवा वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 लेके आए हैं, जो कि सामान्य ज्ञान का है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बना हो। तो पहला भारतीय कौन था? नटवर सिंह थे, बीके कृष्ण मेनन, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित या फिर रोमेश भंडारी। पहले भारतीय थे श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, ये पहली भारतीय भी थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला भी थी। ठीक है, प्रथम महिला भी थी और प्रथम भारतीय भी थी जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कथन सभी को पता है। किसने कहा था? ये कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो इनका जन्म दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी किस रूप में मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में। और इनका जन्म स्थान कौन सा है? वो है आपका कटक। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। इन्होंने और भी नारे दिए थे, वो नारे क्या थे? एक तो जय हिंद का नारा दिया था, दूसरा दिया था दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो। इसके अलावा एक दिया था आपका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा इन्होंने कुछ संस्था की स्थापना की थी, वो क्या थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1939 में इसकी स्थापना की थी। यदि आपसे पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो गठन करने वाले तो सुभाष चंद्र बोस थे, जबकि स्थापना किसने की थी? तो मोहन लाल ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने चैम्बरों में व्यक्त होता है? तो मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 2 बाईं तरफ और 2 दाईं तरफ होते हैं। ठीक है, सारे जहां से अच्छा इस मशहूर गीत के लेखक कौन थे? तो इस गीत के लेखक थे मोहम्मद इकबाल। ठीक है, बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें क्या था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो इन्होंने राष्ट्रगीत लिखा था। राष्ट्रीय गीत लिखा था। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत लिखा था? तो राष्ट्रगान लिखा था इन्होंने। ठीक है, राष्ट्रगान। यानी राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और गीत गोविंद की रचना किसने है? गीत गोविंद, यानी जो गीत गोविंद पुस्तक है उसकी रचना किसने की है? तो वो रचना की है जयदेव ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी या फिर हिंदी? तो सभी को पता है हिंदी तो हो ही नहीं सकती अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा। बाकी फ्रेंच है, स्पेनिश है और अरबी। हिंदी अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका क्या है? मुख्यालय। नेक्स्ट देखते हैं, किस संस्था ने आदिवासी छात्रों के लिए आदिवासी शिक्षा ऋण योजना की शुरुआत की है? इसके ऑप्शन है वित्त एवं विकास निगम, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम या फिर आदिवासी कल्याण मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं वित्त विकास निगम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी या फिर वर्चुअल मेमोरी? तो जो रैम है वो किसका है? वो आपका वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, कैसी है? वोलेटाइल मेमोरी, यानी ये नष्ट भी हो सकती है। और जो आपकी रोम होती है, ROM, यानी रीड ओनली मेमोरी, वो क्या है? वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये आपकी स्थायी होती है, जबकि ये क्या होती है? ये अस्थायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी किसने? शुरू की थी? कर्जन ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लॉर्ड मैकाले ने या फिर लॉर्ड डलहौजी ने? तो अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने कब की थी इसकी शुरुआत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में इसकी शुरुआत की थी। जब 1833 का चार्टर एक्ट आया था उस समय ये लॉर्ड मैकाले कौन था? उस चार्टर एक्ट में विधि आयोग का सदस्य था। ठीक है, विधि आयोग का सदस्य बन के आया था। उसके बाद में इसने क्या है? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। यानी भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कहाँ पर थी? तो फ्रांस वाले कहाँ पे बसे थे ज़्यादातर आगे? तो आपके पुदुचेरी के आसपास आके बसे थे। ठीक है, अभी भी वहाँ पे क्या है? इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसमें से कुछ ऑप्शन है वो देख लीजिए, जैसे गोवा में
गोवा में कौन बसे थे आगे? ज़्यादातर पुर्तगाली रहे थे, यानी पुर्तगालियों का कब्जा कहाँ पर था? गोवा में था। तो ये सबसे पहले भी भारत में आए थे और सबसे बाद में भी भारत से गए थे, ठीक है। गोवा इनकी राजधानी रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, किसको सामान्य बोलचाल में भारत का प्रक्षेपास्त्र पुरुष या फिर मिसाइल मैन कहा जाता है? तो सबको पता है इसका आंसर कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ठीक है। ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बात करें इनकी पुस्तक का, इनकी पुस्तकें हैं कुछ, जैसे विंग्स ऑन फायर, विंग्स ऑन फायर, ठीक है। इनकी क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो पहला वर्ल्ड कप जो खेला गया था क्रिकेट का, वो कब खेला गया था? 1975 में, ठीक है, 1975 में ये पहला वर्ल्ड कप खेला गया था। हाल ही में कब खेला गया है? तो हाल ही में खेला गया था 2023 में, ठीक है, 2023 में। कौन जीता था इसको? तो इसको जीता था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। कौन हारा था फाइनल में? कौन हारा था फाइनल में? आपका इंडिया ही हारा था। नेक्स्ट देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसके साथ में कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, वो भी नोट कर लीजिए, जैसे कि 22 अप्रैल क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप नोट कर लीजिए, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये कुछ नोट कर लीजिए, आप काम आएंगे आपके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, रूसो ने या फिर सुकरात ने? तो इसका सही आंसर है अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आगे के प्रश्न देखते हैं, देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस किन 2 स्थानों के बीच चलती है? तो जो विवेक एक्सप्रेस है वो चलती है आपको डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2019 में भी पूछा गया था, ठीक है। एनटीपीसी 2019 का जो क्वेश्चन था रेलवे एनटीपीसी का, उसमें ये क्वेश्चन आया था आपका। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। सबसे लंबी एक जो एक्सप्रेस है वो कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ तक चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है? ये आपका असम में पड़ता है, ठीक है, असम में पड़ता है डिब्रूगढ़। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? पॉलीथीन है, स्पंज है, या फिर सल्फर, या फिर क्लोरीन? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर सल्फर। सल्फर मिलाने से क्या होता है? उसमें क्या होता है? उछाल बढ़ जाती है, ठीक है। अगर देखिए, विद्युत उपलब्ध कराने वाला कैगा सेकंड संयंत्र है? क्या संयंत्र है? जल विद्युत परियोजना, कोयला परियोजना है, परमाणु शक्ति रिएक्टर है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो कैगा है वो कैसा रिएक्टर है? परमाणु शक्ति रिएक्टर है। और कैगा कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। कुछ महत्वपूर्ण आपके परमाणु शक्ति रिएक्टर हैं, वो नोट कर लीजिए, जैसे अपने यूपी का है नरोरा, कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में, बुलंदशहर में। और ये कहाँ? बुलंदशहर अपना यूपी में है, ठीक है। और आपका हो जाएगा आपका रावत भाटा, ये कहाँ पड़ेगा? आपका राजस्थान में। इसके अलावा तारापुर है, तारापुर, ये आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अलावा आपके गुजरात में भी पड़ता है। गुजरात में नाम क्या है उसका? काकरा पार। काकरा पार ये कहाँ पड़ता है? ये आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यानी कर्नाटक से संबंधित कौन सा नृत्य है? यक्षगान, बीदी, जावा, या फिर झोरा? तो कर्नाटक का कौन सा है? यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है? गेहूं है, मटर है, सरसों है, या फिर सेम है? तो जो गेहूं है वो क्या है? रेशेदार पौधा है। नेक्स्ट है, एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? तो ये एमनियो जो वर्ड आता है, जो वर्ड एमनियो आता है वो किसके लिए आता है? वो शिशु के लिए आता है। किसके लिए आता है? शिशु के लिए आता है। अब देख लीजिए किसमें से, गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की क्या है? एक विधि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो एमनियोसेंटेसिस विधि है वो किसके? गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की एक विधि है। तो आपको ध्यान रखना कि एमनियो जो वर्ड होता है वो किसके लिए आता है? वो आपका शिशु के लिए ही यूज होता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? तो उसमें आता है जैव प्रणाली, या फिर जीव भू रासायनिक प्रणाली, या फिर भौतिक रासायनिक प्रणाली, या फिर जीव भू
वैज्ञानिक प्रणाली। तो जो आपकी पारिस्थितिक प्रणाली होती है उसमें क्या आता है, उसमें जीव भू रासायनिक प्रणाली आती है। ठीक है, तीनों का मेल होता है, जैसे जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का मेल आपका क्या होता है, पारिस्थितिक प्रणाली कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, लेंस किससे बना होता है, पारक्स कांच से, फ्रेट कांच से, या फिर साधारण कांच से, या फिर कोबाल्ट कांच से। तो जो आपका लेंस बनता है वो किससे बनता है, पारक्स कांच से बनता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो जो हेडलाइट होती है उनमें जो दर्पण यूज होता है वो कौन सा होता है, आपका दर्पण यूज होता है। लेकिन जो साइड मिरर होते हैं जो पीछे देखने के लिए काम आते हैं उसमें कौन सा होता है, उसमें आपका उत्तर दर्पण यूज होता है। ठीक है, यानी जो पीछे देखने के शीशा लगे होते हैं वो कौन सा उसमें यूज होता है, उत्तर दर्पण यूज होता है। लेकिन जो सामने वाली लाइट होती है, हेडलाइट होती है, उसमें कौन सा होता है, अवतल दर्पण यूज होता है। इसके अलावा अवतल दर्पण कहाँ पे यूज होता है, तो वो होता है आपका टॉर्च में। जो टॉर्च होते हैं उसमें भी कौन सा दर्पण यूज होता है, तो अवतल दर्पण यूज होता है। उसके अलावा जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो भी कोई किस लेंस का प्रयोग करते हैं या फिर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जीवाणुवीय रोग किसमें पाए जाते हैं, पौधे में, पशु में, मानव में, या फिर इन सभी में। तो जो बैक्टीरियल बीमारी होती हैं, जीवाणुवीय रोग जो होते हैं वो सब में होते हैं, पशु में भी होते हैं, पौधे में भी होते हैं, मानव में भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में क्या होता है, पिता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है, माता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है, माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है, या फिर माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या एक समान कभी नहीं होती है। तो देखिए, जो शिशु में जीन होते हैं उसमें क्या होता है, माता पिता के जीनों की संख्या क्या होती है, बराबर बराबर होती है। कुल मिला के कितने जीन होते हैं, तो 46 जीन होते हैं, इसमें 23 पिता के 23 माता के होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा, दोनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। तो जो बोरलॉग थे, बोरलॉग मतलब नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये कौन थे, ये आपके हरित क्रांति के इनको जनक बोला जाता है। हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है, तो हरित क्रांति का जनक बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। विश्व में हरित क्रांति जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग थे, जबकि भारत में कौन थे, तो स्वामीनाथन थे। तो जब नॉर्मन बोरलॉग का संबंध हरित क्रांति से है तो जो पुरस्कार दिया जाएगा वो भी इसी क्षेत्र में दिया जाएगा, यानी कि कृषि से संबंधित क्षेत्र है उसी में दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था, प्रथम, द्वितीय, छठी या फिर चतुर्थ। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था आर्थिक आत्मनिर्भरता। ठीक है, इसके बाद बात करें प्रथम योजना की, तो जो पहली योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो वो थी आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल। तो दूसरी किस पे थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पे, पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है। तो ऐसी कौन सी फसल है वो आपको पता है, कौन सी है, गेहूं की। इसी को बोलता है रबी की फसल भी बोला जाता है, रबी की फसल। ठीक है, बाकी आपका जो चावल है वो किसकी फसल है, ये आपकी खरीफ की फसल है। और ये दोनों फसलें कौन सी हैं, ये आपकी बागवानी है। ठीक है, बागवानी फसलों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो जो आपकी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है ये किसने बनवाई थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसको गुलाम वंश का संस्थापक बोला जाता है, गुलाम वंश का संस्थापक। इसके अलावा इसको लाख बख्श भी बोला जाता है, लाख बख्श भी बोला जाता है, क्योंकि ये लाखों का दान करता था इसलिए लाख बख्श बोला जाता है। इसके अलावा इसकी मृत्यु के संबंध में पूछा जाता है, इसकी मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, पोलो या चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखिए, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के 9वें गुरु कौन थे, सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। और प्रथम गुरु कौन थे सिखों के, तो पहले गुरु थे गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, करीबा बांध किस नदी पर है। तो करीबा बांध किस नदी पर है, तो ये जोमेजी नदी पर है। ठीक है,
जोमेजी नदी पर है आपका करीबा बांध। बात करें नील नदी की, तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। और इस नदी पर एक बांध है, उसका नाम क्या है? आसवान बांध। आसवान बांध किस नदी पर है? तो आपका नील नदी पर है आसवान बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए मैंने अभी आपको बताया सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। जबकि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी, तो वो हो जाएगा आपका अमेजन नदी, सबसे बड़ी है, जबकि नील नदी आपकी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा तो सूर्य है, लेकिन सूर्य के बाद कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया हुआ है। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। सीरियस क्या है? ये आपका ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आपका कौन सा है? सीरियस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया से निहित है? फोटो इलेक्ट्रॉनिक क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, नाभ के विखंडन, या फिर नाभ के संलयन, या फिर तापीय उत्सर्जन। तो जैसे सूर्य में ऊर्जा बनती है या फिर सूर्य के द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कौन सी किस विधि से बनती है? तो वो बनती है आपकी नाभ के संलयन की विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, नाभ के संलयन विधि के द्वारा बनती है। इसके अलावा आपने सुना होगा हाइड्रोजन बम। जो आपका हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम, इसमें भी जो ऊर्जा बनती है वो किस विधि के द्वारा बनती है? तो भी आपकी नाभ की संलयन विधि के द्वारा ही बनती है। लेकिन जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम, उसमें जो ऊर्जा बनती है वो किस विधि के द्वारा बनती है? नाभ के विखंडन के द्वारा, ठीक है। और नाभ के रिएक्टर जो होते हैं उनमें भी ऊर्जा किस विधि के द्वारा बनती है? जो नाभ के रिएक्टर होते हैं, नाभ के रिएक्टर, ठीक है, जो भी मैंने अभी इसी वीडियो में बताए थे आपको, उसमें जो ऊर्जा बनती है वो किस विधि के द्वारा बनती है? नाभ के विखंडन के द्वारा बनती है। ये सारे पॉइंट हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कॉफी होती है एक, क्या होती है? उपोष्ण झूप, या फिर उष्ण शीतोष्ण झाड़ी, या फिर उष्ण कटिबंधीय झाड़ी, या फिर ठंडी शीतोष्ण झाड़ी। तो आपको पता है कॉफी भारत में कहाँ होती है? ज़्यादातर कर्नाटक और केरल वाले इलाके में होती है। तो इसे ये इलाका कैसा है भारत का? इस इलाके में क्या होता है? सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ने की वजह से क्या होता है? गर्मी पड़ने की वजह से ही तो ये कॉफ़ी बनती है। मतलब कॉफ़ी के लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो क्या होता है? हाई टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब जो कॉफ़ी जो होती है वो हाई टेम्परेचर में होगी। हाई टेम्परेचर वाला ऑप्शन कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय झाड़ी। उसका मतलब होता है गर्म। इसका मतलब कॉफ़ी क्या एक प्रकार की हाई टेम्परेचर वाली झाड़ी है जिसमें ये पैदा होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता, इसका मतलब रबी की फसल होगी। तो रबी की फसल में से कौन सी है? जौ और सरसों, क्योंकि आपकी क्या है? रबी की फसल है। इनका उत्पादन आपका खरीफ के मौसम में नहीं होगा, किसके मौसम में होगा? रबी के मौसम में होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी ये बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार और ये चावल किसकी फसलें हैं? ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, संविधान के रूप के अनुसार जो अध्यक्ष होता है भारत सरकार का, वो कौन होता है? वो आपका राष्ट्रपति होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में पावर किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास पावर होती है। नेक्स्ट है, निम्न में भूमध्य सागर कौन सा है? मतलब ऐसा सागर जो जमीन से घिरा हुआ है वो कौन सा है? अरब सागर, हिंद महासागर, चीन सागर और अरब सागर। ठीक है, हिंद महासागर तो समुद्र से घिरा हुआ, उसे जमीन से घिरा हुआ नहीं है, तो ये नहीं होगा। अरब सागर भी नहीं है और चीन सागर भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है अरब सागर, जो कि आपका क्या है? जो कि आपका समुद्र से घिरा हुआ है। सॉरी, समुद्र से नहीं, जमीन से घिरा हुआ है। जो कहाँ पड़ता है? जो आपका यूरोप और एशिया की सीमा पर पड़ता है, ठीक है। यूरोप और एशिया की क्या बनाता है? सीमा बनाता है अरल, सॉरी क्या नाम है इसका? अरल सागर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकालीन घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या फिर संसद। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।